हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर डाइटिशियन डॉक्टर आयशा सदीका एंड वेलकम बैक टू द न्यूट्रिशन हब। आज हम बात करेंगे टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस और अल्जाइमर्स डिजीज़ के दरमियान लिंक क्या है। चलें सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन के स्टार्ट में जो सबसे पहली बात है, टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है। एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसके अंदर ब्रेन में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। उसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स है, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिन्स उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, न्यूरॉन्स के ऊपर स्ट्रेस आता है, न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन होती है, या तो न्यूरॉन की डेथ हो जाती है या उसकी रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो न्यूरोनल डीजनरेशन। अब हम लिंक डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस का और अल्जाइमर्स डिजीज़ का। डायबिटीज़ का तो आपको पता है कि डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, या तो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर बीटा सेल्स जो हैं, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, उनकी इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब बीटा सेल्स की डेथ हो जाती है। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर ये होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, लेकिन इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाती, लिवर के अंदर एंटर नहीं हो पाती, लिवर के अंदर ग्लूकोज को डिपॉजिट नहीं कर पाती, स्टोर नहीं कर पाती, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी कुछ इसी तरह से केस है। हमारा ब्रेन जो है उसको एनर्जी चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। और हमारी बॉडी का मेन प्रिकर्सर जो है एनर्जी का, वो ग्लूकोज है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब हम कोई फाइबर रिच फूड खाते हैं, वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो रेज कर देती है। वो ग्लूकोज आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को भी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ब्रेन के अंदर जब इंसुलिन, जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, वो ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो इंसुलिन का बैलेंस है वो क्या करता है, ब्रेन में इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को न्यूरॉन्स के अंदर क्या करती है, स्टोर करती है, ताकि ब्रेन एनर्जी ले सके। लेकिन टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, इसमें ये होता है न्यूरोनल जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। वो किस तरह से होती है, न्यूरॉन्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं इंसुलिन के। जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करने लगती है तो वहाँ पे compete करती है एमिलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन्स उसके साथ, और वो क्या करती हैं, एमिलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन्स जाके वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेती हैं। रिसेप्टर के साथ, इंसुलिन के रिसेप्टर के साथ जब वो बाइंड करती हैं तो इंसुलिन की जो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन है उसको ब्लॉक कर देती हैं। जब सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन ब्लॉक कर देती हैं तो इंसुलिन भी धरी की धरी रह जाती है वहाँ पे, और ग्लूकोज का लेवल भी होता तो है, लेकिन आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो ग्लूकोज डेफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर ग्लूकोज एंटर ही नहीं हो पाया, ठीक है। जब ये न्यूरॉन्स ग्लूकोज डेफिशिएंट हो जाते हैं तो ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाता। ब्रेन के अंदर हाइपो इंसुलिनीमिया हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन का लेवल जो है वो ब्रेन के अंदर कम हो जाता है, इन ब्रेन के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाता है। उसकी वजह से ब्रेन की एफिशिएंसी जो है वो लो हो जाती है। आपकी डिसोरिएंटेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, रिकग्निशन का प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें डिमेंशिया का प्रॉब्लम आ जाता है, इसमें लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं, मेमोरी डिसऑर्डर्स जो हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब जी यहाँ पे देखते हैं क्या डिस्कस किया गया है। यहाँ पे है पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड टू डिक्रीज इंसुलिन सिग्नलिंग इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने अभी बात की कि पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टिश्यूज़ में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसकी वजह से इंसुलिन सिग्नलिंग जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो कम हो जाती है। वो इंसुलिन सिग्नलिंग कम होने की वजह से ब्रेन का मेटाबॉलिज्म, उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन्स के अंदर एमिलॉइड बीटा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। एमिलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो उसके साथ जब जाके बाइंड कर लेगी रिसेप्टर के साथ तो वो क्लॉग बना देगी, क्लम्प सा बना देती है वहाँ पे। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी टॉ की हाइपरफॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है न्यूरॉन्स के ऊपर, और जी न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दिमाग के अंदर सूजन पैदा हो जाती है, और इसकी वजह से सेंट्रल इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जो कि न्यूरो डीजेनरेशन करवाती है, ये न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। अब ये इस पिक्चर से भी हम कुछ देख लेते हैं। पिक्चर में हम देखते हैं कि डायबिटिक ब्रेन है, ठीक है। डायबिटिक ब्रेन
जो है वो किस किस वजह से होता है। डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकती है, नॉन जेनेटिक भी हो सकती है, लाइफस्टाइल रिलेटेड भी हो सकती है, फूड की वजह से भी हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का इंजेक्शन किया है लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है तो भी हो सकती है। एज रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड भी होती है। मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है छोटी उम्रों में ज़्यादा होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लेटर एजेस जो हैं, एडल्ट्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात करते हैं तो इसमें मेमोरी लॉस होता है, इम्पेयर्ड रीजनिंग होती है, कन्फ्यूजन रहती है, डिसोरिएंटेशन, मतलब आप फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ के ऊपर, मेमोरी आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। अब अल्जाइमर्स डिजीज़ का और टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है वो किस तरह से, इसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और सिंथेटिक कंपाउंड्स कुछ यूज़ करते हैं जो कि इसको क्योर करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन के अंदर ये होता है कि आपकी जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं उनके अंदर क्लॉगिंग तो नहीं होती, वो बंद तो नहीं होती, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नैरो डाउन हो जाती हैं कि ऑक्सीजन का पैसेज और ब्लड फ्लो जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। इस्कीमिया इंजरी ये भी हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, इसकी वजह से भी हो जाता है। आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है आपके न्यूरॉन्स के ऊपर, आपके न्यूरॉन्स इंसुलिन डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि वो अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं करेगा तो ग्लूकोज को उसके अंदर डिपॉजिट नहीं करवा पाएगा न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, और ब्रेन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और एमिलॉइड की एग्रीगेशन हो जाती है इसके अंदर। अब जी हम बात करते हैं द रोल ऑफ टाइप 3 डायबिटीज़ इन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। टाइप 3 डायबिटीज़ का क्या रोल है ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस के अंदर। ये जी एक ट्रांसपोर्टर है GLUT1 और एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस ब्रेन के अंदर मेंटेन करने में दो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। एक है इंसुलिन सेंसिटिव गैलियल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 1 और दूसरा जो है हमारे पास वो एस्ट्रोसाइट्स हैं। ये दोनों मिल के ब्रेन के अंदर क्या करती हैं, ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं। इंसुलिन जो है वो न्यूरॉन्स के अंदर ग्लूकोज को डिपॉजिट करवाती है, उसको स्टोर करवाती है, और हमारी बॉडी जो है, हमारा जो ब्रेन है, एक स्पेशल किस्म का अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है। ब्रेन को एनर्जी चाहिए और ग्लूकोज जो है वो मेन प्रिकर्सर है एनर्जी का, और ब्रेन को जो एनर्जी की प्रोविजन होती है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फॉर्म में होती है। मोर देन 40% आपका जो एटीपी है वो आपका ब्रेन यूज़ करता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। जब आपका ब्रेन, जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी, सिग्नलिंग ब्लॉक हो जाएगी एमिलॉइड बीटा प्रोटीन्स की वजह से, तो क्या होगा, वहाँ पे ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हिंडर हो गई है, वो इम्पेयर्ड हो गई है। जब ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो आपका न्यूरॉन जो है वो ग्लूकोज डेफिशिएंट हो जाएगा, आपका ब्रेन जो है वो इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ओरिएंटेशन मतलब फोकस नहीं आप कर पाएंगे, आपका ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शनिंग जिस तरह से करता है वो नहीं कर पाएगा, आप में लेथार्जी रहेगी, आपको चीज़ें भूलने लगेंगी, ठीक है, और सर में दर्द भी हो सकता है। इसकी वजह से पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी वजह से। ग्लूकोज की जी एबनॉर्मेलिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन की जो हैं उसके अंदर ब्रेन इंसुलिन रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है, और जी रिस्पॉन्सिबल है इंट्रासेलुलर ग्लूकोज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। सेल के अंदर जो ग्लूकोज जब जाएगा ही नहीं तो ग्लूकोज डेफिशिएंट हो जाएगा सेल जो है, और सेल के अंदर जो एक प्रोसेसिंग होनी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब जी हम बात करते हैं ब्रेन इंसुलिन रेजिस्टेंस, एमिलॉइड बीटा एग्रीगेशन एंड इट्स टॉक्सिसिटी, जो मैं अभी तक बात करती आ रही हूँ। जब आपके ब्रेन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसकी जो मतलब उसकी वजह से टाइप 3 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 3 डायबिटीज़ जो है वो क्या करेगी,
टाइप 3 डायबिटीज़ की वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइप 3 डायबिटीज़ की वजह से ब्रेन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ब्रेन में हो जाती है तो ब्रेन में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मेटाबॉलिक, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है और उसमें मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो जाता है। आपकी जो एक प्रॉपर प्रोसेसिंग चल रही होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है इसकी वजह से। और इसकी वजह से जो कंडीशंस हो सकती हैं और इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, स्टेटोहेपेटाइटिस इसकी वजह से हो सकता है और पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। और ये सारे की सारी बीमारियां अगर आपकी बॉडी में हैं ऑलरेडी तो ये भी आपके ब्रेन के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकती हैं। अब जब हम बात करते हैं ब्रेन में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो किस वजह से है, उसमें एमिलॉइड बीटा की एग्रीगेशन हो गई है। एमिलॉइड बीटा की अगर एग्रीगेशन हो गई है तो आपके ब्रेन की जो वो छोटी छोटी नालियां हैं उसके अंदर वो क्या करेगी, प्लाक बना देगी, वो क्लॉग कर देगी। उनको क्लॉग करने की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर से ऑक्सीजन का पैसेज, उसके अंदर से जो आपका ब्लड गुजरता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा। उसकी वजह से ओलिगोमर्स, ADDLs जो हैं उनका प्रोडक्शन होगा, आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आएगा। और जी आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, GLUT1 जो है उसने अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं वहाँ पे प्ले की, आपके एस्ट्रोसाइट्स ने अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग प्ले नहीं की, इसलिए कि वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस थी ब्रेन के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन सब की वजह से टॉ की पैथोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, टॉ की हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। तो अगेन आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर आ जाएगी। टाइप 3 डायबिटीज़ जो है इसमें अगर हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ की, इसका लिंक डिस्कस करते हैं तो हम इसका अभी ये डिस्कस करते हैं। इसमें देखते हैं किस तरह से होता है। जब अल्ट्रेशन हो जाती है ब्रेन के मेटाबॉलिज्म के अंदर तो ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल ब्रेन के अंदर कम हो जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। और जी इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर ब्रेन में हो गई है तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है, अल्ट्रेशन हो जाएगी APP की प्रोसेसिंग में, ठीक है। APP क्या है, एमिलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन्स की, ठीक है। और आपकी बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन के अंदर। किसकी सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन के अंदर, आपके इंसुलिन की सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन के अंदर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाएगा आपके ब्रेन के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर, और आपकी सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी ग्लियल सेल्स के अंदर। और जी आपके अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गया है तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो ब्रेन का है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के साथ साथ आपकी बॉडी का जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और कैस्पेज की एक्टिवेशन हो जाएगी। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन जब शिफ्ट होता है आपका ग्लियल सेल्स के अंदर, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रो इन्फ्लेमेशन जीन्स जो है वो इंड्यूस कर दी जाएंगे और इसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर जगह जगह के ऊपर सूजन नज़र आने लगेगी, आपकी ब्रेन के अंदर, आपकी न्यूरॉन्स के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। उसकी वजह से जो है न्यूरोनल डेथ हो सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी न्यूरोनल डेथ हो सकती है। अगर डिफेक्ट्स हैं सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन के अंदर और उसकी वजह से टॉ का हाइपर फॉस्फोराइलेशन आपका हो रहा है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। वो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो है आपके उसको डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है। उसकी वजह से न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी। और थर्ड यहाँ पे फोर्थ में मैं देखती हूँ अगर अल्ट्रेशन हो रही है आपकी एमिलॉइड बीटा प्रिकर्सर प्रोटीन की प्रोसेसिंग के अंदर तो क्या होगा, उसकी वजह से प्लाक बन जाएगा। वो प्लाक बनने की वजह से क्या होगा, एमिलॉइड बीटा टॉक्सिसिटी हो जाएगी और इसकी वजह से भी आपकी न्यूरॉन की सेल डेथ हो जाएगी। यहाँ पे ये बात डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके न्यूरॉन्स जो हैं ऑलरेडी एनर्जी डेफिशिएंट हैं तो उनकी रीजनरेशन एबिलिटी जो है वो कम पड़ जाती है। इस तरह के जो एडल्ट न्यूरॉन्स हैं जिनकी रीजनरेशन एबिलिटी कम है, जब इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है या इन पे अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है या इनको एनर्जी क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ। अब जी हम थेरेप्टिक अप्रोचेस की बात करते हैं
टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से अगर किसी को अल्जाइमर्स डिजीज़ है, ठीक है, या ये दोनों कंडीशंस तो कोई बंदी या बंदा ठीक शिकार है, तो उसके लिए हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए, ठीक है। उसकी डाइट के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। इसमें कोल्ड वाटर फिश आती है, सैल्मन, इसके अलावा इसमें चिया सीड्स हैं, इसके अलावा इसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, ठीक है। और ये आपकी बॉडी के ऊपर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन जो है उसको कम करेंगे और आपके सेल्स जो हैं उनकी इन्फ्लामेशन को कम करेंगे। जी केटोजेनिक डाइट जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इस केस में। केटोजेनिक डाइट जो है आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और कम्बिनेशन अगर हम इसके अंदर यूज़ करते हैं टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, और अगर टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ हो रही है तो इसमें कम्बिनेशन हम मेटफॉर्मिन का, करक्यूमिन का और पाइपरेन सप्लीमेंट का अगर हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये रिसर्च बेस्ड है। करक्यूमिन आपको मिल जाएगा टर्मेरिक से, ठीक है, और ये इसके भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटफॉर्मिन आपका ग्लूकोज लेवल कम करेगा, कंट्रोल करेगा आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल, और पाइपरीन सप्लीमेंट जो है इन दोनों को सपोर्ट करके आपकी बॉडी को एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में से निकालेगा, बॉडी की इन्फ्लामेशन कम करेगा, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगा, ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगा, तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म करने लगेगी। अगर पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉल्स की हम बात करते हैं तो इनकी भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन्स जो हैं जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, ठीक है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जो फ्रूट बेस्ड डाइट्स होती हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी डाइट के अंदर, ऐसी डाइट्स जो हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेस्ड जो डाइट्स हैं जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई रिच चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो हैं साबित होती हैं जब आप फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं, अपनी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में से निकालने की ट्राई करते हैं और अपनी बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है उसको ज़्यादा करके अपनी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये आपका वज़न भी कम करेंगे, आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को फ्रेश रखेंगी, आप प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सकेंगे, आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग कर सकेगा, आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से शार्प हो जाएगी और आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। तो आपकी बॉडी की वजह से, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे बेहतर हो जाएंगे। कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये आपको टमाटोज़ में से भी मिल सकते हैं, आपको गाजर वगैरह में से मिल सकते हैं। ये इनका भी जो है एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल है, ये इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इनकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये टाइप 3 डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर और अल्जाइमर्स डिजीज़ के पेशेंट के अंदर बेहतरी लाने में बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है।